हेलो दोस्तों, वंस अगेन आई एम बैक। जानता हूँ बहुत देर के बाद आया, बहुत दिन के बाद आया हूँ, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बट एक प्रॉमिस से स्टार्ट करना चाहूँगा कि अब से मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँ, और मैं पहले से ही वीडियो को स्टॉप कर दूँगा। मतलब एक 2-3 वीडियो पहले से प्री रिकॉर्डेड रखूँगा ताकि ये रेगुलरिटी बनी रहे। क्योंकि लाइफ में आप कभी भी आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो इसके लिए एक बार जान लेना, सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी अगर आपके पास होनी चाहिए वो है डिसिप्लिन। और अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ और मैं खुद ही डिसिप्लिन नहीं रहता हूँ देन फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर आप मैं कितना भी बोलने की कोशिश करूँ आप समझोगे नहीं। सबसे बेस्ट लर्निंग होती है बाय इमिटेशन। अगर मैं डिसिप्लिन रहूँगा, मेरे हिसाब से मैं रेगुलर रहूँगा तो आप भी रेगुलर रहोगे। ओके, तो विद दैट लेट्स स्टार्ट। एंड कोशिश ये रहेगी कि हम लोग अब स्पीड मोड में, एकदम जो होता है ना मिशन मोड में ख़त्म करने चाहेंगे सारे चैप्टर्स को। आपके पास एक प्लेलिस्ट दुनिया भर की पड़ी रहेगी। 11-12 का कम से कम अभी हम सारा चीज़ फिनिश कर दूंगा मैं। ये मेरी तरफ से कोशिश है, ठीक है। इट्स अ हम्बल अटेम्प्ट। अगर बीच में दिक्कत होता है तो थोड़ा आप समझने की कोशिश करना, बीच में का जगह थोड़ा बहुत गैप आ सकता है, अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा कि पूरा कंप्लीट हो। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको। चलिए, तो आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, पहली बात मैं हर एक चीज़ आपको सिखा देता हूँ। डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ, और ये अंग्रेजी का वर्ड है, ऑब्वियसली मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। दिस इज नॉट योर अंग्रेजी का क्लास, दिस इज योर फिजिक्स का क्लास। तो वी विल ओनली फोकस ऑन द फिजिकल टर्म्स, जो फिजिक्स के रिलेटेड टर्म्स हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफरेंस। क्वांटिटी वो होता है जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, और क्वालिटी वो चीज़ होती है जिसको मेज़र किया ही नहीं जा सकता। जो मेजरेबल है वो क्वांटिटी है, ठीक है। अब क्वांटिटी दो तरीके का होता है, आप जानते हो। एक स्केलर, फिजिक्स में मैं बात कर रहा हूँ, एक स्केलर और एक वेक्टर। ओके, स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर वाली क्वांटिटी आप जानते हो। वेक्टर नाम का एक अलग चैप्टर पढ़ोगे भी आप, मैं पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लेना। जो फिजिकल क्वांटिटी है, अब हम लोग उसकी बात करें डायमेंशंस की। डायमेंशंस क्या होता है आप समझिए इस बात को। फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैं फिगर बना के दिखाता हूँ। एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में आप गौर कीजिए कि रेक्टेंगल में एक लेंथ है, वो यहाँ से लिखना होता है ना, हाँ, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन से दो चीज़ हैं, कौन से दो सब्सटेंस हैं, कौन से दो पैरामीटर हैं, अलग अलग वर्ड सेम चीज़ के लिए, जिसको चेंज करने से इसका शेप चेंज हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया अगर आप लेंथ चेंज करोगे तो इसका शेप चेंज हो सकता है, इसका ब्रेथ चेंज करोगे तो आप इसका शेप चेंज हो जाता है। दैट मीन्स ये दो पैरामीटर ऐसे हैं जिसकी वजह से इसका शेप चेंज हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। तो अपना रेक्टेंगल कितना डायमेंशन फिगर हो गया? 2 डायमेंशन फिगर हो गया। आई होप यू गेट इट। अच्छा, आप एक बताओ, अगर मैं एक पॉइंट ऐसे मार दूँ तो कितने डायमेंशन उसमें ना तो लेंथ है, ना तो ब्रेथ है, ना तो हाइट है। दैट मीन्स जो पॉइंट होता है वो 0 डायमेंशन होता है। अच्छा, बहुत सारे पॉइंट मिला दोगे एकदम क्लोजली तो 1 डायमेंशन लेंथ बन जाता है, या ब्रेथ बन जाता है, या हाइट बन जाता है 1 डायमेंशन। बहुत सारे 1 डायमेंशन फिगर बना देते हो, बहुत सारे लाइन एक साथ रख दोगे तो वो 2 डायमेंशन बन जाता है। और बहुत सारा 2 डायमेंशन अगर अरेंज कर दोगे, वाह वेरी गुड, आप तो तेज हो गए हो, तो वो 3 डायमेंशन बन जाता है। अच्छा बताओ, अगर हम क्यूब पे क्यूब रखते चले जाएं तो क्या 4 डायमेंशन नहीं बन जाएगा? नहीं, बहुत सारा क्यूब अगर आप रखोगे तो वो एक्चुअली क्यूबाइड बन जाता है। दैट मीन्स कि भैया 1 डायमेंशन पे 1 डायमेंशन रखते चले गए तो 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन से 4 डायमेंशन नहीं पहुँचोगे, 3 डायमेंशन पे ही रहोगे। आई होप यू गेट इट। डायमेंशन मतलब ये होता है वो पैरामीटर जिसकी वजह से उसके शेप एंड साइज में चेंज आ सकता है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इतना जानते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटी होती है वो 2 तरीके की होती है, एक बेस क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जो बेस क्वांटिटी है फिजिक्स में वो टोटल 7 है, याद रखेंगे आप। ये जो बेस क्वांटिटी है वो टोटल 7 है। जो बेसिक 3 आप जानते हो, लेंथ एल, मास ये आप जानते हो, टाइम, ये बेसिक 3 क्वांटिटीज़ हैं। ये ज़्यादा यूज़ होती है, आप देखोगे कि ये सब ज़्यादा यूज़ होगा, बट ऐसा नहीं है कि टोटल बेस क्वांटिटी का कोई पूछे तो आप बोलोगे 7, तो बोलो भैया और क्या होगा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए आता है एम्पियर ए, याद रखेंगे। मैं इसका डायमेंशन का वो नोटेशन लिख रहा हूँ। अच्छा गौर करेंगे, जो डायमेंशन का नोटेशन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, तो आप इस बात पर फोकस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का हो गया एम्पियर,
के लिए बड़का ए, ओके। थर्मोडायनेमिक के लिए, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए जो सिंबल आता है वो है केल्विन के। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए जो सिंबल आता है वो क्या आता है? केल्विन के, ओके। लुमिनस इंटेंसिटी, अच्छा आप गौर करना, आप जब लाइट जलाओगे, जब आपके पास बल्ब वगैरह नहीं था तो आप क्या जलाते थे? कैंडल। तो लुमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो कैंडेला होता है, ये याद रखना, ठीक है। एसआई यूनिट वगैरह से आप नोटेशंस वगैरह लिख सकते हो, सीडी, ओके, सॉरी। और लास्ट चीज़, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में जो आपसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि छोटे चीज़ों से आप डील कर रहे हो केमिस्ट्री में, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रहता है वो इकट्ठा करके हम लोग ढेर बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 1 मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। तो ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, याद रखिए। और इसी का यूज़ करके हम लोग डिराइव्ड बाकी सब निकालेंगे। अब बोलेंगे भैया वो सब कैसे निकालेंगे? तो सब रखो, सब कुछ होगा, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो आपने पढ़ा होगा यूनिट, एक पढ़ा होगा ऐसा यूनिट, ठीक है, फिर पढ़ा होगा आपने CGS यूनिट्स, फिर आपने पढ़ा होगा MKS यूनिट, फिर आपने पढ़ा होगा फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, FPS यूनिट। ये अलग अलग तरह के यूनिट सिस्टम थे, पता ही होगा आपको, ठीक है। अब आपको क्या बताता हूँ मैं, ध्यान सुनिए। अगर आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है, मैं आराम से बैठ जाता हूँ और फिर आपको अच्छे से बताता हूँ। मान लीजिए आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है जी, और डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले उसका ऐसा यूनिट निकालो, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करो? उसका ऐसा यूनिट निकालो, और ऐसा यूनिट से आप उसका डायमेंशन फार्मूला निकालो। अब बोलेंगे भैया डायमेंशन फार्मूला होता क्या है? तो आप बताया नहीं है, तो मैं बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किताब वाला ही एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए वॉल्यूम है। अब जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम होता है, जो भी वॉल्यूम होता है, अच्छा एक बात बताओ, वॉल्यूम किसका निकलेगा? क्या रेक्टेंगल का वॉल्यूम नहीं निकल सकता है? क्या 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकलता है? नहीं, हमेशा वॉल्यूम जो निकलता है वो 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट का निकलता है। अच्छा, ये 3 डायमेंशन जो यूज़ होंगे वो लेंथ ही यूज़ होंगे। इसका जो आपको पता होगा कि ऐसा यूनिट हमेशा मीटर क्यूब होता है, यानी मीटर मीटर एंड मीटर 3 बार आपस में गुना होकर वो वॉल्यूम बनाता है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों लेंथ का एक डायमेंशन है। तो आप गौर करोगे तो यहाँ पे मीटर 3 बार यूज है। दैट मीन्स कि अगर आपको वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, दैट इज नथिंग बट L का क्यूब। व्हाट इज L? L इज ए डायमेंशन, लेंथ का 3 टाइम्स, ओके। अच्छा, L का पावर 3, तो बताओ क्या इसमें कोई मास है? क्या मास का कोई डायमेंशन है इसमें? नहीं, तो वहाँ लिखेंगे 0। क्या इसमें कोई टाइम का डायमेंशन है? नहीं, तो उसको लिखेंगे 0, और इसको कर देंगे बिग ब्रैकेट से इंक्लोज। ये जो बिग ब्रैकेट से इंक्लोज करते हैं, ये डायमेंशन फार्मूला का इंक्लोजर साइन है, याद रखना। डायमेंशन फार्मूला हमेशा बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? बताइए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम है अपना, वो लेंथ के 3rd पावर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास पर डिपेंड ही नहीं करता और टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता। भैया आप तो बोले थे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं, यहाँ तो आप 3 ही लिखे हो। अरे बाबा, आप 7 तो लिखो, पावर 0 डालते जाओ, क्योंकि उस पर तो डिपेंड करेगा नहीं। तो यहाँ अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, तो आप बोलना L क्यूब, या फिर M की पावर 0 L क्यूब और T की पावर 0, तो बाकी सबकी भी पावर 0 हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपके क्वेश्चन में एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है वो है फोर्स का डायमेंशन फार्मूला। अब सुनो मेरी बात, अच्छे से सुनना तो समझ में आएगा। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए आपको फोर्स का फार्मूला लिखना पड़ेगा, F=ma। याद है आपको सिखाए थे कि जो भी फोर्स लगता है वो आपके माँ की तरफ से लगता है। और ये कौन सा लॉ है न्यूटन का? क्या आपको बता सकते हो आप? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, मेरे लिखने से पहले बताओ। यस, यू आर वेरी राइट, दिस इज न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। याद रखें, इन द सेम डायरेक्शन। स्टेटमेंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ तो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ तो लोगों को आसानी से याद होता है, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट याद करने में लोगों को तकलीफ होता है। तो F=ma। बोले भैया इससे क्या ही हो जाएगा? इससे होगा कि हम लोग ऐसा यूनिट निकालेंगे। ध्यान सुनिए, मास का होता है kg और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड। ओके भैया, तो kg मीटर पर सेकेंड। अब आराम से लिखो, kg डिनोट्स मास, वेरी गुड, मीटर डिनोट्स लेंथ, वेरी गुड, और सेकेंड डिनोट टाइम। देखिए जैसे जैसे इसका पावर जो था हमने वो लिख दिया, और ये आ गया फोर्स का डायमेंशन फार्मूला। व्हाट इज फोर्स का डायमेंशन फार्मूला? कोई पूछे, अच्छा ऐसे इसको ऐसे नोट कर लो, न्यूटन का जब भी ऐसा यूनिट हो उसको डायमेंशन फार्मूला आप क्या लिखोगे? अरे बाबा, न्यूटन माने फोर्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? दैट इज नथिंग बट न्यूटन। जब न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला आप याद कर लो, कंफर्म याद कर लो। क्यों याद कर लो? मैं बताऊंगा इसका फ़ायदा क्या होगा।
m का पावर 1, l का पावर 1, t की पावर -1। भैया आप 1 बोल रहे हो m का पावर 1, लेकिन लिखे नहीं हो। अरे बाबा, जब पावर 1 होता है तो वो लिखा नहीं जाता, वो नोन होता है, वो विजिबल दिखता है, वो होता है। अगर 1 के अलावा कुछ हो तब वो पावर लिखा जाता है। अगर कुछ पावर नहीं है मतलब 1 है। अच्छा, अगर 0 पावर करना हो तो आपको लिखना पड़ेगा 0 भी। मैंने बोला 1 के अलावा कोई भी पावर आपको लिखना पड़ेगा। ओके, उसी तरह एक और याद कर लो जूल का। ये दो मैं आपको याद करने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे फ़ायदा होगा आपको आगे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में। देखिए क्या होगा, m का पावर 1, इधर होगा l की पावर 2, t की पावर -1। अच्छा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था वो, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा ना जी। अच्छा हाँ, तो थोड़ा सा सुधार लेना अगर वो पीछे वाले में थोड़ा सा बोलने में गलती हो गई। कभी कभी फ्लो में गलती हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, दिल से माफ़ी चाहूँगा। आई होप आपने मुझे माफ़ कर दिया। अब बोलोगे भैया ऐसे कैसे, न्यूटन का तो बता दिया कि फॉर्मूला आएगा, हमको समझ में आ गया था, लेकिन जूल का ये कैसे आएगा? ऐसे ही कुछ भी बोलते हो, कुछ भी। भाई मैं कुछ भी नहीं बोलता। वर्क का फॉर्मूला क्लास 9 में आप क्या पढ़े हो? फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट गुना कॉस थीटा। ध्यान से सुनिए, फोर्स का मैंने बोला न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का बोला मैंने मीटर, और कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो उसको जाने दीजिए, ठीक है। कॉस थीटा वो नंबर आएगा, एक वैल्यू आएगी, अच्छी बात है। अब इसी न्यूटन मीटर को तो हम लोग जूल बोलते हैं ना जी। अब मैंने क्या बोला, आप हमेशा ऐसा यूनिट से उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे, यानी आप इसे निकालोगे। अच्छा भैया, यानी जूल का अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो हम लोग लिखेंगे न्यूटन मीटर। और याद करो, मैंने न्यूटन का आपको याद करने बोला था कि नहीं बोला था? आप न्यूटन का चूँकि याद किए हुए हो, क्या होता है, mL t की पावर -2, और भैया यहाँ लिखिए गुना, और एक और मीटर है ना जैसे, तो आप लिखिए इसको L। और ऐसा कहानी है कि बताइए, इधर m का कोई खानदान दिख रहा है इधर साइड? नहीं, तो m तो भैया बेचारा वही रह जाएगा। लेकिन L का पावर यहाँ 1 और L का पावर यहाँ 1, गुना में जब जमीनवा सेम होता है तो छतवा जुड़ जाता है। ओहो, ये कौन सा भाषा बोलने लगे हम। चलिए आपको प्रॉपर आपकी भाषा में समझाते हैं। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। यानी 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2, और t के पावर टी का खानदान इधर है, लेकिन इधर का खानदान कोई है ही नहीं टी का, तो टी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आया था उसका ऐसा यूनिट, ये सॉरी ऐसा यूनिट नहीं, डायमेंशन फॉर्मूला आया है क्या, mL² t के पावर -2। तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया? मैंने समझाया डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाल जाता है, और उसमें मैंने बोला कि आप न्यूटन का और जूल का याद कर लो, क्योंकि भैया इसका और इसका मल्टीपल जगह यूज़ होगा, और अगर आपको याद होगा तो आप जल्दी से डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए काबिल हो जाओगे। किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला आपके निकालने के लिए बड़ा आसान होगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। यही सारा बात जो मैंने आपको सिखाया यहाँ लिखा हुआ है। कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा लगे तो तुरंत इसको मेरे को पिन पॉइंट कर देना, मैं आपको समझा दूँगा। मेरा काम है आपके लिए चीज़ों को आसान करना। ओके, बढ़ते अपन आगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। इसका क्या लॉजिक है भैया, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। देखिए ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये मास डेंसिटी है, ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। कैसे करोगे आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, जो भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, एग्जैक्ट जो फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला। ओके, उसके बाद उसका एसए यूनिट निकाल लो। ओके, एंड देन फिर आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पे पहुंचोगे। ये प्रोसेस है। बोलोगे ऐसे कैसे, कुछ हमको दिखाओ कैसे निकालना है। जैसे आप एग्जांपल मैं देता हूँ, मास डेंसिटी। तो मैंने बोला कि सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखो। क्या होता है फॉर्मूला डेंसिटी का, मास, बोलो मेरे लिखने से पहले बोलो, मास बटा वॉल्यूम। ओके, अब क्या बोला मैंने, इसका एसआई यूनिट निकालो। मास का क्या होता है आप जानते हो, यस केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब। बट भैया ऐसा है कि बीच में पर है यानी बटा है, तो लिखेंगे केजी पर मीटर क्यूब। जब हम डायमेंशन फॉर्मूला जब हम ऐसा यूनिट लिख चुके हैं तब डायमेंशन फॉर्मूला लिखाना बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल बताओ, केजी को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है मास m, लेंथ l, t टाइम से, तो बताओ किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ से, टाइम से कि मास से? यस वेरी राइट, मास से। और भैया मास का पावर देखिए कभी केजी एक ही है। अच्छा, ये जो मीटर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, मास को कि लेंथ को?
लेंथ को। तो जो लेंथ है ना वो ऊपर जब पावर के तौर पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। बोलोगे भैया ये तो कुछ समझ ही नहीं आया। क्लास 8वां में जब एक्सपोनेंशियल पावर आप पढ़ रहे थे, या फिर 7वां में, या फिर 5वां में, पता नहीं कौन क्लास में पढ़ रहे थे, तो जब उसमें पावर नीचे से ऊपर जाता है, ये बेस वो अपना रेसिप्रोकल होता है, तो पावर उल्टा साइन हो जाता है। माने अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, क्या यहाँ पे कहीं टी दिया हुआ है? टाइम है कुछ? टाइम नहीं है। तो भैया डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m का पावर 1 l की पावर -3। आई होप यू गेट इट कि किसी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना कैसे है। सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखो, फिर उसका एसआई लिखो, और फिर उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। बोलो कोई तकलीफ? बोलो कोई तकलीफ? लिखो यार, तुम बोल नहीं पा सकते तो लिख दो कमेंट में कि नहीं भैया कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़िए और थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है और अभी आप पहले ही चैप्टर में हैं। तो भैया ऐसा है कि हम तुम्हारा आज्ञा का पालन करेंगे और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। अकबकाना नहीं, मैं सिखाऊंगा। देखिए एक वर्ड है अंग्रेजी का इक्वेट, इसका ये वर्ब है, ठीक है, और इसी का एक नाउन फॉर्म होता है इक्वेशन। माने ये भैया कि F = ma, ये एक इक्वेशन मैंने बना दिया। इधर साइड LHS साइड क्या है? फोर्स का क्वांटिटी, और RHS क्या है? मास गुना एक्सेलरेशन। दैट इज नथिंग बट फोर्स ही होगा, क्योंकि याद रखिए एक बार मैं बता देता हूँ, इंसानी बच्चा अगर हो रहा है दैट मीन्स कि जो माँ बाप थे वो भी इंसान ही थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि माँ बाप अगर इंसान रहेंगे तो बच्चा कुत्ता का हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आगे पढ़ोगे, टेंशन मत लो, हदसना नहीं कोई भी नया वर्ड से। ये कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को जोड़ रहे हो, घटा रहे हो या फिर बराबर कर रहे हो, तो उसका जो क्वांटिटी का जो नेचर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर इधर साइड फोर्स है तो इधर साइड भी क्या होगा? फोर्स होगा, डायमेंशनली इक्वल होगा। आई होप यू गेट इट। अब बोलोगे भैया डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? कुछ नहीं, जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हो ना, ये देखो एक्सेलरेशन बराबर ये डायमेंशनल फॉर्मूला, मास डेसिबल ये डायमेंशनल फॉर्मूला, यही आपका डायमेंशनल इक्वेशन बन गया। कैसे? कुछ नहीं, फॉर्मूला लिखो और डायमेंशनल फॉर्मूला भी साथ में लिख दो। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास गुना वेलोसिटी, एंड फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिए। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स गुना टाइम, फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिए। और यही सब है इसका डायमेंशनल इक्वेशन। आई होप यू गेट इट। हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, और उसी डायमेंशनल फॉर्मूला को इक्वल करके लिख देते तो वो बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। नथिंग एल्स, कुछ नया चीज़ नहीं है, फालतू का वर्ड्स है बड़ा बड़ा, ठीक है, हदसाने के लिए। एक बार तुम हदस गए बस सामने वाला का जीत वही हो गया। इसलिए बोल रहे हैं अगर आप सामने वाले को जीतने नहीं देना चाहते हो तो बी कॉन्फिडेंट, बोलो कि सब हलवा है, सब हलवा है। ओके सो आगे बढ़ते हैं, पढ़ें, तकलीफ़ तो नहीं है। देखिए ये सब अंग्रेजी में बस लिखल है, वही बतिया जो हम बता चुके हैं आपको। तो जब बतिया बता चुके हैं भैया तो फिर क्यों ही मगजमारी करना। लेट्स गो आगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, डायमेंशनल ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है आपको। आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ आएगा, या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग जब आपका वाइवा होगा तो वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें भी पूछेगा कि बताओ भैया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने क्या बोला आपको जब भी किसी चीज़ का फॉर्मूला पूछे तो सबसे पहले आपको लिखना उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, फिर आप उसके बाद क्या करोगे, आप उसका निकालोगे SI यूनिट, और फिर आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे। ये लॉजिक है, ये प्रोसेस है। अच्छा तो मेरे को पूछा जा रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब बोलेंगे भैया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ आता है? तो भैया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वहाँ आएगा जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और न्यूटन साहब के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखिए, फिजिक्स में अगर आप पढ़ रहे हो तो इसके सारे फॉर्मूलेज, मैथमेटिकल फॉर्मूलेज, हर एक टर्म का जो फॉर्मूलाज है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मेरी बात सुन लो, मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हो तो एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। आप पूरा का पूरा फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूलाज के वाइज से रिवाइज कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। उसका आगे का कथा कहानी सब कुछ मैं लिखवाना सिखा दूंगा आपको, टेंशन लेना है, टेंशन नहीं लेना है। ओके सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि भैया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2,
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू आती थी उसी को हम लोग बोलते थे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो भैया आप बताइए किसका डायमेंशन निकालना है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। अब अगर आपको जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है तो आप क्या करोगे? आप करोगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखोगे। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखिए भैया, जिसका फॉर्मूला लिखना होता है उसको अकेला करो, ये जी इधर साइड रहेगा, बाकी सब ये वाला सब उधर फेंका जाएगा एफ के साथ। तो भैया जी का वैल्यू आ गया एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। अब इसका एसएनएट क्या होगा? फोर्स का क्या होता था बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे बाबा आर स्क्वायर, इसलिए आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, मीटर स्क्वायर। एम एम मास गुना मास, यानी केजी गुना केजी इज नथिंग बट केजी स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आने से पहले एसएनएट क्या आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ इसका वैल्यू फिक्स्ड है। हेनरी कैवेंडिश, याद रखिए, हेनरी कैवेंडिश जो हाइड्रोजन को खोजा था वही बंदा 6.67 जी का वैल्यू इंटू 10⁻⁻11 जी का वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। अच्छा, इसका एसएनएट क्या होगा? अभी अभी निकालें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। भैया का कहना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला, फिर एसआई यूनिट और फिर डायमेंशनल फॉर्मूला। तो भैया मैथमेटिकल फॉर्मूला तो हो गया, एसआई यूनिट भी तो हो गया, और आप एक्स्ट्रा चीज़ भी बता दिए। वाह भैया वाह भैया, लेकिन मेन चीज़ तो बताई भी नहीं की, डायमेंशनल फॉर्मूला तो बताई भी नहीं किया। रिलैक्स हो। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको बताना है तो मैं पूछना चाह रहे हो आप, तो मैं बता रहा हूँ ना, टेंशन नहीं लेना। भैया एसआई यूनिट क्या आया था? कितना बार एक ही चीज़ बोलते हैं जी, आप बोर कर देते हैं हमको बोल बोल के। कोई बात नहीं, यही तो मेरा काम है, आपको बोर करना, बार बार बोल बोल कोई बोर नहीं करना, याद कराना। न्यूटन का तो मैंने आप याद कराया था, याद है हाँ, mL T⁻²। देखिए ऐसे यूज़ होता है वो, इसलिए मैंने बोला था कि न्यूटन और जूल का आप याद कर लो, कंफर्म याद कर लो, काम आएगा। मीटर स्क्वायर का क्या लिखोगे बोलो? मीटर स्क्वायर का लिखोगे आप L⁻²। अच्छा, और केजी स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाके m⁻²। आई होप यू गेट इट, इट्स अ वेरी हलवा थिंग। यहाँ देखिए पावर 1 है और यहाँ पावर -2 है। जब गुना में ऐसा रहता है तो पावर जुट जाता है। अच्छा, एक में -2 जोड़ेंगे मतलब घटाएंगे, एक में 2 घटाएंगे, जो कि आएगा -1। अच्छा, एल का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 और 2 जुट के 3। वाह वाह। और टी का खानदान में कोई नहीं था, बेचारा अकेले था तो वो ऐसे ही रह गया। तो m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और बोले तो ज़्यादा अच्छा क्या वर्ड बोलना होगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हैं जी? इसके अलावा एक अलग चीज़ नहीं लिखा होगा। एक अलग चीज़ अगर लिखा होगा यहाँ पे तो भैया अपना नाम आप चेंज कर लीजिए। मेरे को अपने पढ़ाई हुए पे इतना कॉन्फिडेंस है कि इससे एक अलग चीज़ नहीं लिखा होगा, इसका मतलब नहीं है। अब देखिए ये जो टेबल है अलग अलग तरीके से, सबसे पहले उसका फॉर्मूला बताता है, फिर उसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालता है, फिर ऐसा यूनिट। ये फॉर्मूला और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्चुअली पूरे फिजिक्स में अब तक, और 11 क्लास 12 क्लास आगे तक पढ़ोगे आप, सिर्फ यही सारे फॉर्मूलाज आपके ज़िंदगी जीवन में आएंगे, यही सारे फॉर्मूलाज। और इस सारे फॉर्मूला से जितने अच्छे तरीके से आप वाकिफ़ होंगे उतना आसान लगेगा आपको पढ़ना। तो मैं तो ये बोलूँगा कि ये सारे फॉर्मूलाज का आप एक चार्ट बनाइए और उसको चिपका दीजिए अपना दीवार पे, है जी, दीवाल। हमको अंग्रेजी लिखने नहीं आता ना, हमको स्पेलिंग नहीं लिखने आता है। और ये बाबा दीवाल हिंदी का भी हो गया और अंग्रेजी का भी दीवाल हो गया कि नहीं? वॉल, दीवाल, क्या वाहियात बात बोल रहे भैया, पढ़ाइए आप, क्या ये सब फालतू बात बोलते, करना पड़ता है भाई। देखो, अगर ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई करोगे तो बोर हो जाओगे, लेकिन थोड़ा पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है तो भैया खेलना सीखिए पढ़ाई के वर्ड से। ये सब से आपका ज़िंदगी, ये सब से आपका दोस्ती हो जाना चाहिए। और दोस्त के साथ आप सीरियस नहीं, दोस्त के साथ आप मजाक करते हैं तो करना चाहिए। कभी कभी भिड़े वाला जोक भी मारेंगे ना तो अच्छा लगता है। बाकी ये सब कुछ नया नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं हल्के में आपको बताते चला जाऊँगा, वो सब बहुत काम आएगा आपको बाद के आपकी क्लासेस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिख रहा है,
वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब सोचो यार कि अगर तुमको वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसका क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी तो पूछता तो फिर भी हम बता देते कि हमको पढ़ाया गया है, लेकिन ये पूछा है वेलोसिटी ग्रेडियंट। और भैया ग्रेडियंट तो हमको समझ में नहीं आया, कोई मास्टर आज तक बताया नहीं, तो भैया कोई नहीं बताया तो ये भैया बताएंगे। क्या बता रहे हैं, सुनिए मेरी बात। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी फिजिक्स में ग्रेडियंट वर्ड लग जाए, दैट मीन्स हमेशा हम उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो आप वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट रहता तो पोटेंशियल का सिंबल होता है v और ग्रेडियंट का सिंबल होता है, मतलब ग्रेडियंट मतलब मैंने बताया था लेंथ से डिवाइड करते v/l, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप हमेशा याद रखिए जब भी फिजिक्स में किसी के साथ ग्रेडियंट वर्ड आएगा तो आपको कुछ नहीं, आपको टाइम के साथ डिवाइड करना है, याद रखेंगे आप। सॉरी माफ़ी, टाइम के साथ नहीं, डिस्टेंस के साथ डिवाइड करना है। ओके, तो इसका ऐसा नोट क्या हो जाएगा, सोचो। वेलोसिटी ऊपर लिखाएगा जिसको ऐसा नोट होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, और डिस्टेंस के लिए आएगा मीटर। मीटर और मीटर क्या हो गया, कट गया, सिर्फ सकस बचा कौन, सेकेंड, यानी टी के पावर -1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। और देख लीजिए आप, ऐसे मिला लीजिए, कुछ अलग आया क्या, घंटा अलग नहीं आया। लिखने का तरीका क्या है, सेम तरीका, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फिर ऐसा यूनिट निकालो और फिर डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दो, आराम से हो जाएगा, आप आराम से कर सकते हो। अच्छा गौर करना, जो आप फॉर्मूला ऐसा यूनिट लिखते हो वो हमेशा ऐसा यूनिट में लिखना, हमेशा ऐसा यूनिट में लिखना, तभी आप कर पाओगे। अच्छा, हमेशा ऐसा यूनिट में करने के लिए तो फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा। मान लीजिए किसी में फोर्स आ गया, न्यूटन आ गया, अब उसको इंटर करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको याद करवा दिया कि भैया न्यूटन का याद रखो और जूल का याद रखो, काम हो जाएगा। अच्छा, न्यूटन का क्या होता है बताओ, mL t के पावर -2। जूल का क्या होता है, mL² t के पावर -2। याद रखना, सिर्फ एक एल का फ़र्क है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन तो बनने ही वाला है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप कंफर्म लिख लो कि भैया यहाँ से तो आएगा ही आएगा, ठीक। और यही 3 टॉपिक हम लोग अगर आप पढ़ लेंगे ना तो हम लोग का ये जो अपना जो ये चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा और अपना वीडियो भी फिनिश हो जाएगा। क्योंकि भैया देखिए ऑलमोस्ट आधा घंटा होने वाला है और नेक्स्ट आधा घंटा में मैं आपको ये तीनों चीज़ सिखा दूँगा। बाकी उसके बाद बचता है आपका अपना तरफ से कितना प्रैक्टिस मारते हो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया बनोगे, ठीक है। बाकी मैं तो अपना 100% काम करूँगा, 105% काम करूँगा। चलिए बात करते हैं। सवाल होता है बच्चे लोगों का कि भैया ये जो सीख रहे हो क्यों ही सीख रहे हैं, तो भैया हम लोग ये सीख रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस करने के लिए, और उस डायमेंशन एनालिसिस करके हम लोग जो एप्लीकेशन करेंगे उसका फिजिक्स में यूज़ करेंगे उसके लिए। तो फिजिक्स में उसके 3 यूज़ है। पहला तो आप डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करोगे इक्वेशन कि जो इक्वेशन लिखे हैं वो सही है कि गलत। कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट है कि नहीं डायमेंशनली, इसके डायमेंशन LHS साइड के RHS साइड के डायमेंशंस मैच कर रहे हैं कि नहीं। याद है मैंने आपको सिखाया था, क्या बोला था वर्ड, मैंने बोला था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब बोलोगे भैया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है, मैं सिखाता हूँ ना, आपको टेंशन लेना है। देखिए क्या है कि आप नॉर्मल अगर देखो तो जो भी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बताओ फिजिक्स का लैंग्वेज क्या है, फिजिक्स का लैंग्वेज मैथ है, तो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं सारे फिजिक्स में होंगे। अच्छा, जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या जानते हो आप, प्लस माइनस गुना भागा बराबर, यही तो जानते हो। अच्छा, गुना भागा को भी फिलहाल छोड़ दो, कोई भी चीज़ अगर आपस में जुट रहा है, घट रहा है या बराबर है, दैट मीन्स वो सब डायमेंशनली इक्वल होना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ शायद सुनिए, आप फोर्स को कभी वर्क के साथ जोड़ नहीं सकते। आप एक फोर्स को हमेशा दूसरा फोर्स के साथ ही जोड़ पाओगे, ये गलत है और ये सही है। उसी तरह वर्क को वर्क में जोड़ सकते हो, W1 + W2, या फिर घटा सकते हो। क्यों भैया, क्योंकि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन मैच करेगा, इसका ऐसा यूनिट और इसका ऐसा यूनिट मैच करेगा। ये भी आदमी और आदमी का जो बच्चा नया प्रोडक्ट निकलेगा वो भी आदमी ही होगा, वो भी ह्यूमन के खानदान से बिलोंग करेगा। याद रखना, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सिर्फ वही लोग आपस में जुड़ते हैं, बराबर होते हैं या घटते हैं जिनका डायमेंशन सेम होता है।
याद रखना। और इसी लॉजिक का यूज़ करके हम लोग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, ठीक है, कि LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर आना चाहिए। मैं फिर से प्रिंसिपल को नोट कर, जो मेन वर्ड था वो वापस रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, अच्छी बात है। बोलते बोलते भैया मुंह थक जाता है, बट कोई नहीं, अगर मैंने आपको प्रॉमिस करा है कि आज ये चैप्टर फिनिश होगा तो होगा भैया, होगा। नहीं होगा कैसे नहीं होगा, हम लोग देखते हैं। ये पहला था। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। मैंने आपको अलग अलग सिस्टम यूनिट सिखाए थे, SI यूनिट, CGS यूनिट, ये 2 प्रोनाउंड है। सारी न्यूमेरिकल आप SI यूनिट में सॉल्व करते हो, लेकिन कभी कभी CGS यूनिट भी पूछा जाता है। तो SI से CGS यूनिट में और CGS से SI यूनिट में जो कन्वर्जन होता है, अच्छा और भी थे MKS, FPS और भी थे ना भाई। तो ये आपस में जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्जन है, वो भी आप डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करते हो। नेक्स्ट, डिड्यूसिंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये रिलेशन और ध्यान से सुनिएगा। रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता। क्या होता है रिश्ता, जरा ध्यान से। ये जो आप फॉर्मूला लिखते हो, जैसे आप मोमेंटम का जो फॉर्मूला लिखते हो P = mv, ये फॉर्मूला आता कहाँ से, सोचिए थोड़ा सा। ये फॉर्मूला आता है रिलेशन इस्टेब्लिश करके। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखिए, नॉर्मली हम लोग का जो वीडियोज़ रहता है या फिर जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, वो थोड़ा लंबा खींचा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको हर एक वर्ड के पीछे बिना उसको एक्सप्लेन किए मैं आगे जाऊँगा ही नहीं। तो मैं आपको ये रिलेशन से सिखा रहा हूँ कि कैसे किसी चीज़ का फॉर्मूला डिराइव होता है। अब बोलेंगे ये सबसे क्या फ़ायदा है, आप आगे बढ़ो ना, आगे बताओ ना फटाफट। देखिए, शुरुआती लेक्चर्स में अगर मैं ये सब सिखा दूंगा तो बाकी का में स्पीड डबल हो जाएगा। बोलेंगे नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। मैं अब्राहम लिंकन का कहानी आपको लास्ट में सिखाऊंगा, जाने से पहले, तब आपको समझ में आएगा कि मैं इस तरीके से क्यों पढ़ाता हूँ। खैर अभी मैं मेरे को बोलने दीजिए, मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ। मैंने बोला मोमेंटम मतलब होता है जब आप काम कर रहे हो उसको रोकने में जो आपको इनर्शिया आता है, वो मोमेंटम टाइप का ही होता है, ठीक है। आप जो काम कर रहे हो वो करते रहना चाहते हो, करते रहना चाहते हो, दैट इज़ मोमेंटम इटसेल्फ। ओके, ये इनर्शिया जैसा साउंड कर रहा है, बट गौर करोगे तो जो मोमेंटम है P, वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा मोमेंटम। और इवन ये भी नहीं, जैसे आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि किसी चीज़ को रोकना है, ठीक है। अभी बात बताओ, आप एक ट्रक को रोक पाओगे कि एक कार को रोक पाओगे? तो आप एक कार को रोक पाओगे क्योंकि उसका मोमेंटम कम है, उसका मास कम है। अच्छा, ट्रक को नहीं रोक पाओगे, उसका मास ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा है, अगर सेम स्पीड से आ रहा है तो। अच्छा, मान लो दोनों का मास हम सेम कर दिए और एगो का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और एगो का 10, तो किसको जल्दी रोक पाओगे? ऑब्वियसली 5 को। और इसको नहीं रोक पाओगे क्योंकि इसका मोमेंटम कम है और इसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा। दैट मीन्स मोमेंटम इज़, आप ऐसे समझो कि उसको रोकने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है तो मोमेंटम ज़्यादा, और बहुत कम मेहनत करना पड़ रहा है तो मोमेंटम कम। समझे? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत गैप के बाद हम ये पहला वीडियो बना रहे हैं, तो अभी हम ये मेरा मोमेंटम बहुत कम है, लेकिन अगर हम अगला सप्ताह फिर नेक्स्ट सप्ताह तक हम 10-50 वीडियो बना सकें, 10-20-30 वीडियो बना लिए, तो मेरा मोमेंटम अच्छा खासा आ जाएगा। तब फिर मेरे को आदत हो जाएगी इस चीज़ की, फिर मेरे को रोकना मुश्किल है, फिर तो मैं बीर भागूंगा, फिर आप भी मेरा पीछा नहीं कर पाइएगा। चलिए देखते हैं आप समझ पाते हैं कि हम समझा पाते हैं। चलिए खैर, कभी कभी मैं एने उन्हें कुछ भी बोलने लगता हूँ, डजेंट मैटर। क्योंकि इस जो फॉर्मेट है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, उसमें सिर्फ मैं तो बोल रहा हूँ ना, तो मेरे को खुद से ही बात करना है, मेरे को खुद ही समझ आना है ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो मैं पहले टीचर हूँ एंड फिर खुद मैं ही स्टूडेंट हूँ, एंड फिर मैं आपकी तरफ से सोचूंगा, फिर मैं जवाब दूंगा, फिर आपकी तरफ से सोचूंगा, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। जितना अच्छे तरीके से मैं आपस में खुद से बात कर सकता हूँ, खुद से बात कर पाऊँगा, जितना क्लैरिटी मेरे खुद की कन्वर्सेशन में रहेगी, उतना बेटर मैं आपको एक्सप्रेस कर पाऊँगा, आपके तक डिलीवर कर पाऊँगा जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो मैंने बोला कि जो मोमेंटम है वो 2 बातों पर डिपेंड करता है, एक तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बाकी जब मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा तो फिर वहाँ पर भी फॉर्मूला ऐसे ही डिराइव करूँगा। जब ये दोनों एक साथ कंबाइन होगा तो आप गौर करेंगे कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक साथ M भी लिख दो। अच्छा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो क्या होता है, नीचे लिखा था बटा करके, याद रखना। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है P = KMB। अच्छा, K का वैल्यू क्या होगा अभी जाने दो। तो एक तरह से ये आ गया P का फॉर्मूला। यहाँ पे ऐसे मैं बता दूँ कि SI यूनिट में K का वैल्यू 1 होता है, और वो सब वैल्यू क्यों आता है उसका भी लॉजिक है। अभी फिलहाल तो K का वैल्यू 1 आएगा तो P का फॉर्मूला क्या बन गया, मास गुना वेलोसिटी, और इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव होता है।
तो जो नेक्स्ट यूज़ है डायमेंशन फार्मूला का, डायमेंशन एनालिसिस का, वो है फार्मूला डिराइव करना, रिलेशन इस्टेब्लिश करना, मतलब फार्मूला डिराइव करना। तो 3 हो गया, कंसिस्टेंसी चेक करना, यूनिट कन्वर्जन और फार्मूला डेरिवेशन। याद रखना, कंसिस्टेंसी, यूनिट कन्वर्जन और फार्मूला डेरिवेशन, ये तीनों में से कोई एक तो आपका पक्का एग्जाम में आने वाला है, कन्फर्म। तो हम लोग अब धीरे धीरे एक एक साथ चेक करेंगे। तो सबसे पहले डायमेंशनल कंसिस्टेंसी अगर इक्वेशन का चेक करना है तो देख लीजिए क्या कहानी है। मान लीजिए आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, वो उसी समय हो पाएगा जब उन लोग का डायमेंशन सेम होगा। अभी कुछ नया बात तो है नहीं, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। ये मास को अगर आप वेलोसिटी के साथ ऐड करना चाहते हैं तो घंटा कभी ऐड नहीं होगा, कैन नॉट बी एडेड। या फिर इलेक्ट्रिक करंट के साथ वो भी ऐड नहीं किया सकता। इलेक्ट्रिक करंट को टाइम से घटाना चाहते हैं वो भी नहीं, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन की चीज़ है। कौन सा लॉ फेल हो जाएगा, कौन सा प्रिंसिपल फेल हो जाएगा अगर आप ऐसा करने लगे तो? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फेल हो जाएगा। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अ फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशन उस समय डायमेंशनली करेक्ट रहेगा जब सारे डायमेंशंस ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मैच करें, सेम हो। फॉर एग्जांपल एलएचएस साइड जो डायमेंशन आए, मान लीजिए एलएचएस साइड डायमेंशन आपका लेंथ का आ रहा है, तो आरएचएस साइड भी पूरा हिसाब किताब करके डायमेंशन क्या आना चाहिए, लेंथ का, तब वो डायमेंशनली करेक्ट बोलेंगे, उस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट बोलेंगे। अच्छा, मैथमेटिकली करेक्ट बोलेंगे ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये डायमेंशनली करेक्ट। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो दैट मीन्स ये नहीं कि मैथमेटिकली भी करेक्ट हो जाए, वो अलग खेला है। बट अभी हम लोग सिर्फ डायमेंशनली कंसिस्टेंसी को चेक करना सीख रहे हैं। अब वो कैसे सीखेंगे, वो क्या लॉजिक है, वो हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखिए ध्यान से कहानी क्या बोला मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, कि अगर आपको किसी चीज़ को जोड़ना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को घटाना है या बराबर करना है, तो उसके क्या सेम होने चाहिए, उसके डायमेंशन सेम होने चाहिए, उसके डायमेंशन सेम होना चाहिए। इस बात पे बहुत क्वेश्चंस बनेंगे आपके पेपर में, याद रखिए। तो ध्यान से सुनो और समझो। जैसे ये एक इक्वेशन है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ, आप ये पढ़े हो? हाँ बाबा आप पढ़े हो, याद है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के 3 इक्वेशन पढ़े थे हम लोग। एक तो पढ़े थे v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा पढ़े थे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा पढ़े थे क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। और ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि फिजिक्स का लैंग्वेज है मैथ्स, बट चूंकि आप ये फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो अब आपके साथ 2 लैंग्वेज है, एक तो मैथ है ही और एक इंग्लिश भी है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि अगर आपको फिजिक्स पे कमांड करना है तो आपको मैथ्स और इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए। और अगर आप कहीं थोड़ा कमज़ोर होना भी चाहते हो तो इंग्लिश में कमज़ोर हो जाओ, लेकिन मैथ्स में कमज़ोर मत हो जाओ, क्योंकि अगर मैथ्स में कमज़ोर हुए तो फिजिक्स तो भैया कमज़ोर होगा। तो सुनिए मेरी बात, मैं आपको मैथ्स से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। ये जो सिंबल्स है मैथमेटिकल फॉर्मूला में, इसका अंग्रेजी नेम आपको आना चाहिए। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, लिख लो, बोल लो, याद कर लो, तब बेटर रहेगा। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब बताओ, a मतलब ऑब्वियसली एक्सेलरेशन, और छोटा t मतलब टाइम, याद रखना। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, बाकी सब वही चीज़ लिखा हुआ है। अच्छा, तो जब ये तीनों फॉर्मूला है ही तो फिर क्यों बोल रहा है कि इसको चेक कीजिए? हम लोग को तो पता है कि फॉर्मूला सही है, हाँ ये फॉर्मूला सही है, लेकिन आपके बोलने से तो होगा, आपको साबित करना पड़ेगा। और साबित कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ। देखिए एलएचएस साइड क्या है आपका, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। एक तरफ एलएचएस सॉल्व करो, एक आरएचएस सॉल्व करो, और एलएचएस आरएचएस दोनों से सॉल्व करके आपका डायमेंशन सेम आना चाहिए, तभी वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करेगा, तभी ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट साबित होगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे एलएचएस जो कि एस है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बताओ? डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? मीटर, दैट इज नथिंग बट लेंथ। सिंपल सॉल्व हो गया। वाह भैया इतना ईजी, अरे बाबा सब्र करो, अभी सिर्फ एलएचएस सॉल्व हुआ है। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे सोचो? अब हम लोग आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आरएचएस क्या होता है? आरएचएस क्या होता क्या है, इधर लिखा हुआ है तो लिखो इसको, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये लोचा है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये तो बहुत बड़ा चीज़ है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो आपके काम का बात है। u वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर मतलब लेंथ, पर सेकेंड मतलब t के पावर -1। अच्छा, t मतलब टाइम, वेरी गुड, प्लस, वेरी गुड, हाफ छोड़ दो। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू
अच्छा, सब डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसको ब्रैकेट में लिखने का आदत डाल लो, नहीं तो फिर आदत छूट जाएगा। अच्छे से लिखो। और फिर यहाँ पे टी के पावर 2, कोई टी स्क्वायर है। ओके भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो एल का खानदान तो कुछ नहीं है, लेकिन टी के पावर -1 और टी के पावर यहाँ 1, तो टी के पावर 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ एल बचा। अरे बाबा, किसी का भी पावर 0 1 दे देता है ना, इसीलिए। चलो नहीं, तुमको नहीं समझ आया तो हम फिर भी वही लिखते जा रहे थे। यहाँ -2, ये +2, फिर से 0, यानी इधर एल आ गया और इधर एल आ गया। अब एल प्लस एल 2l मत कर देना, एल प्लस एल 2l मत कर देना। एल प्लस एल बस इतना कह रहा है कि इधर साइड भी लेंथ का डायमेंशन है, इधर साइड भी लेंथ का डायमेंशन है। अब दो लेंथ के डायमेंशन अगर आपस में जुटेंगे तो वो डायमेंशन क्या आएगा, वो भी लेंथ का डायमेंशन आएगा। माने इधर भी इंसान, इधर भी इंसान, दो इंसान आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियसली मेल फीमेल, तो जो बच्चा आएगा वो भी इंसान का आएगा। तो अब ऐसा नहीं कि इंसान प्लस इंसान मैया बापा रिप्रोड्यूस करा तो दोगुना टाइम्स दोनों का कॉम्बिनेशन आया। ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन आएंगे, बट आप एक ही फॉर्म में आएंगे ना, तो 2l नहीं, l इटसेल्फ। तो माने कि अच्छा, ये सब एग्जांपल्स अगर आप किसी को अच्छा लगता है तो ओके, वेरी गुड, थैंक यू, और किसी को ख़राब लगता है तो माफ़ी। अब यही सब एग्जांपल मेरे पास मेरे दिल के तहखाने में है, तो यही सब आता है दिल और दिमाग व्हाटएवर। तो ये जो डायमेंशन आएगा वो लेंथ का आएगा। देखो RHS भी तुम्हारा लेंथ का डायमेंशन में आया और LHS भी तुम्हारा लेंथ का डायमेंशन आया। दैट मीन्स कि ये LHS इज इक्वल टू RHS डायमेंशनली करेक्ट। अपन लिखेंगे डायमेंशनली करेक्ट, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। देखिए, बोथ साइड इक्वेशन है द सेम डायमेंशन, दो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बस आपको यही लिखना है। अब ई जो है वो सेम चीज़ है, जब सेम चीज़ है तो कर भाई अपने से, सब कुछ हम ही बता देंगे, पर तुम क्या अपने से करोगे। देखो ये लैम्डा बराबर h/mv, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, स्केल वेलोसिटी, ये सारा फिजिक्स का टर्म है। हर एक चीज़ टर्म के पीछे अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो पूरा बिहान हो जाएगा। अभी नहीं जा रहा मैं, अभी बस आपको फॉर्मूला के साथ उसको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल वेव लेंथ, इसका होगा वेव लेंथ का मीटर, यानी आप लिखोगे L, फिर h जूल पर सेकेंड, उससे आप उसका डायमेंशन फॉर्म निकालोगे, फिर मास इंटू वेलोसिटी kg मीटर पर सेकेंड, उसका डायमेंशन फॉर्म निकालोगे, और हिसाब किताब का अगर वो भी लेंथ के बराबर आ गया तो ये सही है, और अगर नहीं आया तो फिर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। ध्यान से करो। देखो ये तुम्हारा हेल्प कर रहा है, बट तुम इसको यूज़ मत करना, खुद से ये सब प्रैक्टिस करोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, आप उड़ा के फेंक दोगे, ऑब्वियसली बना के फेंक दोगे, उड़ा के थ्रू फेंकोगे कि एरोप्लेन बना के उड़ा के फेंक दिए, ऐसा थ्रू होता है। आई होप डायमेंशनली कंसिस्टेंसी चेक करना आप समझ गए होंगे, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किसको बोलते हैं वो भी आप समझ गए होंगे। अभी मेरे पास टोटल 15 मिनट्स बचे हुए हैं। अब इस 15 मिनट्स में मेरे को दो टॉपिक एक्सप्लेन करना है। एक है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक यूनिट को कन्वर्ट करना दूसरे में, और दूसरा जो है वो लास्ट चीज़ है फॉर्मूला डिराइव करना, कि किसी भी फॉर्मूला को किसी रिलेशन से कैसे डिराइव करते हैं यूजिंग द डायमेंशन फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डू दिस। अब आप एक चीज़ जानते हो कि किसी भी क्वांटिटी को, इसको ऐसे समझो, किसी भी क्वांटिटी को आप उसके न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के टॉप पे लिखते हो। अच्छा, अगर क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी कांस्टेंट है, दैट मीन्स जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा रहेगा तो यूनिट छोटा रहेगा। नहीं समझ में आया भैया, हम समझाते हैं। मान लो आप एक मीटर का स्केल ले लेते हो, वो 1 मीटर स्केल को आप ऐसे भी बोल सकते हो 100 सेंटीमीटर का स्केल है, क्योंकि भैया स्केल का क्वांटिटी तो सेम है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है वो कम दिख रही है, दैट मीन्स मीटर जो है वो एक बिगर यूनिट है, बड़ा यूनिट है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा है। यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बड़ा दिख रही है, अच्छा ये छोटा था तो यूनिट बड़ा, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो ये जो यूनिट है वो छोटा यूनिट है, दिस इज स्मॉलर यूनिट। ये एक रिलेशन था जो मैंने आपको पहले भी सिखाया, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसी लॉजिक का हम लोग यहाँ पे यूज़ भी करेंगे। आप इसको ऐसे समझिए, कैसे, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। अगर ये क्वांटिटी सेम है तो उस क्वांटिटी को आप N1 U1 बराबर आप N2 U2 लिख सकते हो। अरे बाबा, अभी तो लिख के दिखाया मैंने, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, N1 U1 बराबर N2 U2। अच्छा, तो मान लीजिए कि अगर आपको N2 निकालना है, तो अगर आपको N2 निकालना है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप लिखोगे N1 UN बटा जो U2 इधर गुना में था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
और यही यहाँ लिखा हुआ है, यही। अब बोलेंगे भैया ठीक है तो समझ में आ गया, बट इसका यूज़ कैसे होगा? इसका यूज़ कुछ इस प्रकार से होगा, ध्यान से सुनेंगे आप। एक एग्जांपल लेता हूँ और उससे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। किताब वाला एग्जांपल तो जो है सो है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, आप जानते हैं कि न्यूटन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फोर्स का ऐसा यूनिट के अलावा सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट होता है डाइन, DYNE। अब मैं ये ना खाली जगह छोड़ दिया, मैंने पूछा कि 1 न्यूटन में कितना डाइन, कन्वर्ट करके बताओ मेरे को। अच्छा, तो आप बोलोगे कि भैया ये हो गया N1, ये हो गया U1, ये हो गया U2 सीजीएस यूनिट, और यहाँ पे आपको N2 पता करना, आपको N2 पता करना है। तो भैया ने बताया था मुझे फॉर्मूला, भैया ने बताया मेरे को फॉर्मूला N2 बराबर N1, और यहाँ पे लिखोगे आप U1 और बटा मारोगे U2। अच्छा, ये जो U1 है वो कौन सा सिस्टम है? SI यूनिट सिस्टम है। और ये जो U2 है वो कौन सा सिस्टम है? वो सीजीएस सिस्टम है। अब आप खेलने के लिए तैयार हो। बोलेंगे कैसे खेलेंगे भैया? तो मैं बोल रहा हूँ कि आप किसका निकालना चाह रहे हो? आप निकालना चाह रहे हो न्यूटन का। तो भैया सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो फोर्स का। बोले भैया आप न्यूटन का बोल रहे हैं। अरे बाबा, फोर्स का ऐसा यूनिट तो न्यूटन होता है, जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वही तो न्यूटन का होगा। क्या होता है? रटवाया था मैंने, रटवाया था, याद कराओ याद करो। MLT के पावर -2। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं भैया। अब मेरी बात सुनो, ये डायमेंशनल फॉर्मूला चाहे ऐसा यूनिट हो चाहे सीजीएस यूनिट हो, ये डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा उसके लिए हमेशा, हमेशा। माने कैसे निकालेंगे भैया? कैसे निकालेंगे? N2 बराबर N1, N1 का वैल्यू 1 था, वेरी गुड। ध्यान से सुनिएगा, मास 1 बटा मास 2। क्यों दो अलग अलग मास क्यों ले रहे हैं भैया? ये ऐसा यूनिट, ये सीजीएस यूनिट। ऐसा में केजी लेते हैं और सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम लेते हैं। यहाँ पावर 1 था, याद करो, MLT के पावर -2। अच्छा, L1 बटा L2 का पावर क्या था? L का भी पावर 1 था। अच्छा, T का पावर क्या था? याद करो याद करो याद करो, T के पावर था -2, तो यहाँ लिखेंगे -2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। यहाँ केजी लिखो, यहाँ ग्राम लिखो, यहाँ मीटर लिखो, यहाँ सेंटीमीटर लिखो, यहाँ सेकंड लिखो, यहाँ सेकंड लिखो। ऐसा क्यों भैया? ऊपर वाला SI यूनिट था और नीचे वाला सीजीएस यूनिट था। याद है? सीजीएस यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और SI यूनिट में क्या होता था? मीटर केजी सेकंड। तो जो जो डेटा होता है चिपका दो। क्या चिपकाओगे भैया? सुनो, मैंने बोला 1 केजी बटा 1 ग्राम का पावर 1। यहाँ मैंने बोला 1 मीटर बटा 1 सेंटीमीटर का पावर 1, और यहाँ बोला मैंने 1 सेकंड का पावर -2। अच्छा, ये कट जाएगा, पूछो कैसे? ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ केजी है और यहाँ ग्राम है। कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम, कट गया ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर कट गया, यानी कितना जीरो आ गया? 1 10 पे का पावर 5, यानी N2 का जो वैल्यू आया है वो 10 के पावर 5। दैट मीन्स कोई अगर बड़ा बुजुर्ग पूछे कि भैया 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, तो बोलना 10 के पावर 5 डाइन। बोलो समझ में आया? यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, आराम से समझो, आराम से रिकैप करो, पीछे से रिवाइज करो, रिवाइंड करो, जैसे समझ में समझो, लेकिन बनाओ। ये हुआ 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। अच्छा, अगर तुमको कोई बोले कि बताओ 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग्स, अब बोलेंगे भाई ये क्या होता है? अरे बाबा, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग। जैसे सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, उस तरह सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग्स। ये आता है 10 के पावर 7, और ये 10 के पावर 7 क्यों आता है? इसको तुम खुद से कैलकुलेट करो, एकदम सेम लॉजिक से कैलकुलेट होगा। बाकी देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम कंसिस्टेंसी पे बेस्ड, सॉरी यूनिट कन्वर्जन पे बेस्ड, ये भी यूनिट कन्वर्जन पे बेस्ड। तो ये यूनिट कन्वर्जन का चीज़ आप खुद बनाइए, और जहाँ तकलीफ़ होगा वहाँ मैं हूँ आपके तकलीफ़ को दूर करने के लिए, है जी। यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। एक क्वेश्चन डिस्कस कर दो, बोलो कौन सा डिस्कस कर दो? एग्जाम्पल 5 डिस्कस कर दो, एग्जाम्पल 6। चलो 5 और 6 में को लगता है 6 ही हार्ड होगा, तो चलो 6 डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम दैट है 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर 1 मीटर एज द बेस यूनिट। अच्छा देखिए, 100 ग्राम मास के लिए
लेंथ के लिए 100 सेंटीमीटर, लेंथ के लिए 100 सेंटीमीटर, और टाइम के लिए बोला जा रहा है 1 मिनट, है ना जी, टाइम के लिए 1 मिनट। तो बोल रहा है कि आप 60 जूल पर मिनट को कन्वर्ट करो। तो चलो हम लोग देखते हैं, पावर 60 जूल पर मिनट है। अच्छा 1 मिनट को चेंज कर दो 60 सेकेंड, 60 कट गया, 1 जूल पर सेकेंड। अच्छा जूल पर सेकेंड को वाट बोलते हैं, तो 1 वाट, यानी 1 वाट को हम लोग को कन्वर्ट करना है, जो कि बेसिकली ऐसा यूनिट पावर है। यानी ऐसा यूनिट को हमको कन्वर्ट करना है 100 ग्राम में, 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट, ऐसा कुछ है। अब लॉजिक तो जानते हो, लॉजिक क्या है, N2 बराबर N1 जो कि 1 होगा, यहाँ मास, यहाँ लेंथ और यहाँ टाइम। बोलेंगे भैया आप तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखे भी नहीं किए, तो किसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, पावर का लिखेंगे। पावर का क्या होता है, जूल सेकेंड, जूल का लिखो mLT⁻², और पर सेकेंड मतलब T⁻⁻1, यानी T⁻³ हो जाएगा। ये आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। ये सारा हम लोग छेपेंगे ऊपर, छेपने का मतलब हम लोग चिपकाएंगे बाबा। देखो m की पावर यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं -1, अरे रे रे, कुछ तो गड़बड़ बाड़े, कुछ तो गड़बड़ बाड़े, गलत लिया है। यहाँ m का पावर यहाँ लेना चाहिए इसको 1, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है, फिर L2 और फिर T⁻3, सही है। अब फिर 2 लिया है, फिर -3 लिया है। ओहो हो, अच्छा उल्टा क्यों लिया है ना, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, हाँ सही बात है। तो इसको यहाँ पे +1 लेना चाहिए था, इसको +2 लेना चाहिए था, और यहाँ -3 सही है, ठीक है। अब कुछ नहीं, मास 1 याद है, ऐसा यूनिट 1 kg यानी 1000 ग्राम। M2 कितना लेना है ग्राम में, 100 ग्राम, ठीक। L1 मीटर में सेंटीमीटर कन्वर्ट करके लो, क्योंकि इससे सेंटीमीटर कटेगा तो 100 सेंटीमीटर, नीचे भी 100 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा। यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ पे भी यहाँ 1 सेकेंड नहीं, यहाँ 1 मिनट, अच्छा यहाँ 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड लेना है, फिर 60 सेकेंड लो, और हिसाब किताब जब तुम करोगे तो ये आएगा तुम्हारा आंसर, और ये हुआ तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर। आई होप यू गेट इट। याद रखना, जहाँ पे तुम हो उसको ऊपर लिखो, जैसे ऐसा यूनिट में तुम्हारा दिया हुआ था उसको ऊपर लिखो, और जिसमें कन्वर्ट करना हमेशा उसको नीचे लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें CGS कन्वर्ट करते हैं उसको नीचे, और ऐसे दिया था तो उसको ऊपर, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और डायमेंशन फॉर्मूला का जो पावर्स रहता है वही यहाँ पे पावर्स आते हैं, याद रखना, ठीक है, ओके। अब आज का लास्ट टॉपिक, एंड उसके बाद फिर अपन इसको फिनिश करेंगे, ये चैप्टर ही टोटल फिनिश हो जाएगा, बड़ा फेमस है। अब हम लोग को सीखना है कि किसी भी रिलेशन से हम लोग उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है, उसको फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा। तो एक जो फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, वो फॉर्मूला दिया हुआ है कि जो सिंपल पेंडुलम होता है, जो बॉब टाइप का ऐसे लटक रहा होता है, वो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता है, ये आपको पता होगा। एंड जैसे टू एंड फ्रो मोशन करता है तो कितना समय में ये यहाँ से स्टार्ट कर, मान लो यहाँ से छोड़े हैं तो फिर वापस गया और फिर वापस यहाँ पे आएगा, इसको बोलते हैं 1 ऑस्किलेशन। ये एक ऑस्किलेशन पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, बड़का टी, छोटा टी मतलब टाइम और बड़ा टी मतलब टाइम पीरियड। अभी जो टाइम पीरियड है वो बोल दिया जा रहा है कि जो टाइम पीरियड वो 3 बात पर डिपेंड करता है, पहला लेंथ, दूसरा मास और तीसरा ग्रेविटी। और जब ऐसा बता दिया जाए तब देखो तुम उसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे। देखो अब 3 बात पर डिपेंड करता है, तुम ऐसा लिख सकते हो कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, पहले क्या बोला था, लेंथ बोला था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। अच्छा लेंथ का कोई ऐसा नहीं कि लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, लेंथ का पावर 1 से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, लेंथ का पावर -1 से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, लेंथ का पावर 2 से भी, यानी पावर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक। डिपेंडेंस को करना है तो वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इन्वर्सली भी हो सकता है, पावर तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम लोग को पावर नहीं पता है तो पावर हम लोग ए मान लेंगे अभी। अच्छा टी मास पे भी डिपेंड करता है तो मास का पावर बी मान लेंगे, और टी अपना ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है तो उसका पावर हम लोग सी मान लेंगे। अब जब तीनों को कंबाइन करेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ तो आएगा एल की पावर ए, एम की पावर बी और जी की पावर सी। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है तो हटता है एक कांस्टेंट के साथ, यहाँ लिखो के, नहीं पता अभी के क्या है, एल के पावर ए, एम के पावर बी, जी के पावर सी। आई होप यहाँ तक तुमको क्लियर हो जाएगा। ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किन 3 बात पर डिपेंड करता है, 3 बात पर डिपेंड कर सकता है, 4 बात पर डिपेंड कर सकता है, 2 बात पर डिपेंड कर सकता है, अलग अलग बात पर डिपेंड कर सकता है। अच्छा वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, अब कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करना है। इसका डायमेंशन क्या है, टाइम। वेरी गुड, तो इधर लिखो
टाइम बराबर के, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं माना जाता, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए अपना सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग मास का डायमेंशन एम का पावर ए था, तो एम मतलब बड़का एम का पावर ए, फिर लेंथ का पावर बी था। अच्छा हम लोग उल्टा माने थे, ए बी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ए इधर मानो बी उधर मानो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथ मतलब एल का पावर बी, और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का याद है क्या था टाइम से फॉर्मूला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल टी के पावर -2 का होल पावर सी। अब मेरी बात सुनो, यहाँ इसके बाद तुम क्या करोगे, इसके बाद तुम करोगे टी बराबर एम का पावर ए, क्योंकि और कोई खानदान है नहीं, एल का पावर बी, और यहाँ देखो ये जो माथे पे है ना वो नीचे आ जाता है, ये द्विघात पे आ गया ए और बी पे आ गया, एल की पावर सी और यहाँ टी के पावर -2c। ये कैसे हुआ, पावर का पावर गुना होता है, पावर का पावर गुना होता है, यहाँ 1 से गुना होगा सी तो सी आएगा, -2 से गुना होगा तो -2c आएगा। अभी और आगे बढ़ो, एम का और कोई खानदान है नहीं तो यही लिखो, एल का और कोई खानदान है, हाँ है, यहाँ देखो बी और सी, यानी जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाते हैं, यानी एल बी प्लस सी। जब टी का कोई खानदान नहीं तो कोई खानदान नहीं, वेरी गुड। अब कंपेयर करो, क्या इधर एम का कोई खानदान है, नहीं, यानी ए का वैल्यू तुम्हारा 0 आएगा, क्योंकि एम का कोई खानदान नहीं था, कोई खानदान नहीं मतलब एम का पावर 0। अच्छा टी का पावर इधर देखो खानदान है -2c, और इधर टी का पावर खानदान है 1, यानी -2c बराबर 1, यानी c बराबर -1/2। अच्छा ए का वैल्यू 0 आया, सी का वैल्यू -2 है, और कंपेयर करो, और बी वाला बीच वाला, एल का पावर इधर b प्लस सी था और उधर एल का पावर कुछ नहीं था, मतलब एल ही था ही नहीं, यानी एल की पावर 0 बोल सकते हो, यानी b का वैल्यू आ जाएगा -c, मतलब c कितना आया था -1/2, दैट मीन्स b का वैल्यू आएगा 1/2। अब मेरी बात से ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा हूँ मैं, t बराबर k, m का पावर 0, ए का वैल्यू 0 आया था, l का पावर 1/2 और g का पावर -1/2। गौर करोगे तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, t बराबर k, m तो था नहीं तो m को जाने दो, l बटा g नीचे चला गया और दोनों का पावर 1/2 हो गया। अच्छा 1/2 मतलब रूट, यानी t इक्वल टू आ गया k रूट अंडर l/g, एज सिंपल एज दैट। याद रखियो t बराबर आ गया k रूट अंडर l/g। ये तो तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। अब सिंपल बेसिक लॉजिक ये है कि सबसे पहले वो तीनों को तुमको पावर ए पावर बी पावर सी, या फिर 4 रहता तो डी पावर ई ऐसे कर सकते थे, 4-5 रहता, ऐसे तो नॉर्मली 3 ही रहेगा, इस फॉर्म में लिखना है। एंड देन फिर दोनों तरफ तुमको डायमेंशन यूज़ करना है, इधर टी मतलब टाइम का डायमेंशन यूज़ करना है, और इधर एम मतलब लेंथ, फिर मास लेंथ, और फिर इधर एक्सेलरेशन यूज़ करना है, और फिर दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब एम का पावर एम से, एल का पावर एल से, टी का पावर टी से, कंपेयर करके तुमको तीनों वैल्यूज निकालना है, ए बी सी, और फिर चिपका देना है और फॉर्मूला आ जाएगा। इसी को बोलते हैं फॉर्मूला डेरिवेशन यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये पक्का कंफर्म 100% श्योर तुम्हारे आने वाले चांसेस हैं। और यहाँ पे जो ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैंने इस पर सिखाया क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्लस माइनस या बराबर में आपके डायमेंशन सेम होने चाहिए, अदरवाइज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फेल हो जाएगी। याद रखना, आई होप यू गेट इट। अच्छा गुना और भागा में ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा डायमेंशन सेम होना चाहिए, तुम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से गुना कर सकते हो, लेकिन फोर्स को तुम डिस्प्लेसमेंट से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये अलाउ नहीं करेगा, बट ये अलाउड है। गुना भागा में 2 अलग अलग क्वांटिटी गुना भागा हो सकते हैं, बट अगर आपको जोड़ना घटाना और बराबर करना है तो दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए भैया। और यही था इस पूरे चैप्टर का सारांश। लास्ट में हम लोग एक छोटा सा चीज़ पढ़ लेते हैं और फिर फिनिश करते हैं। ये है डायमेंशन, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस है भैया, लिमिटेशंस ऐसा है कि कभी भी बताता नहीं है कि जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्केलर है कि वेक्टर, पहली बात। दूसरा बात, ये कभी भी हम लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन डायमेंशन लेस कांस्टेंट के बारे में नहीं देता है कि 1 2 3 पाई जो ये कांस्टेंट आती है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं मिलता है। अच्छा, और एक और लॉजिक, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हो तो वर्क का फॉर्मूला आता है एफ एस कॉस थीटा।
तो डायमेंशनल एनालिसिस से जब फॉर्मूला निकालोगे ना तो सिर्फ आएगा वर्क का फॉर्मूला एफएस, बट ये गलत फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला गलत नहीं तो आधा अधूरा फॉर्मूला है, क्योंकि भैया कॉस्ट थीटा तो अभी आया नहीं, और यही प्रॉब्लम है इसके साथ। जो आप ऐसे फॉर्मूला डिराइव करते हो उसके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दुनिया भर के जो फंक्शन है जिनके कोई डायमेंशन नहीं है, वो उसको मिस कर देता है, जबकि वो फॉर्मूला में उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना और कोई फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल तुम्हारे साथ फोर्स भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, फिर भी वर्क नहीं कहलाएगा फिजिक्स के हिसाब से। बोलोगे ऐसा कोई एग्जांपल भैया? हाँ, ऐसा कोई एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल सन के अराउंड अर्थ चक्कर लगा रहा है, ये सन के अराउंड अर्थ चक्कर लगा रहा है, तो जो सन वर्क कर रहा है अर्थ पे वो जीरो हो रहा है, क्योंकि देखिए इधर साइड ये फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे टेंजेंशियली जा रहा है, जो कि एंगल 90 डिग्री बन रहा है। एफ गुना एस गुना कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू जीरो, यानी वर्क जीरो। दैट मीन्स ये डायमेंशन जिसके नहीं है जो फंक्शंस के, उसको इग्नोर करता है, तो ये लिमिटेशन हुआ। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर कोई क्वांटिटी 3 फैक्टर से ज़्यादा पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो फॉर्मूला डिराइव नहीं किया जा सकता। वही मैंने बोला कि अगर 4 फैक्टर 5 फैक्टर में फिर दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए इधर साइड आप मास, लेंथ और टाइम का रखोगे, ठीक है। अब इससे मास, लेंथ और टाइम से मैथ का लॉजिक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन कहती है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन मतलब जितने वेरिएबल्स हैं, मान लीजिए 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 इक्वेशन होने चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। जब आप 4 लोगे तो वेरिएबल हो जाएंगे 4, बट आपको इक्वेशन मिलेगा 3 ही। क्यों मिलेगा 3? क्योंकि भैया मास, लेंथ और टाइम, ये 3 चीज़ है। इसे कंपेयर करो, और जब इसे कंपेयर करोगे तो भैया आपको 3 इक्वेशन मिलेगा, लेकिन वेरिएबल हो गया है 4। अब सोचो 4 वेरिएबल और 3 इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन कभी इसको सॉल्व कर पाएगा? नहीं, तो इसलिए ये सॉल्व नहीं हो पाता। तो ये 4 डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशंस हैं। ऐसे तो पेपर में आने के चांसेस के कम है, वही वाला जो मैंने पीछे सिखाया वही ज़्यादा आने का चांस है, बट फिर भी आप इसको रख लो। तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। बीच में बहुत सारे इक्वेशंस हैं, बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद करने हैं, सारे फॉर्मूलाज का चार्ट बनाना है आपको, ये सब सारा आपका होमवर्क। तो अभी मैं इसको फिनिश करूँगा, बट ऑब्वियसली जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था कि जाने से पहले एक कहानी बताऊँगा कि इतना स्लो हम लोग क्यों जा रहे हैं कोई भी चैप्टर में, शुरुआती चैप्टर में। क्योंकि भैया सुनिए मेरी कहानी। अब्राहम लिंकन एक कंपटीशन में गए जहाँ उनको पेड़ काटना था। बहुत सारे लोग थे कंपटीशन में। कंपटीशन ये था कि कौन जल्दी पेड़ काटेगा। सबको एक कुल्हाड़ी दिया गया, अब सब पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया गया। 1 घंटे का समय था। अब्राहम लिंकन क्या कर रहे हैं, वो अपना कुल्हाड़ी को एक पत्थर पे ऐसे रगड़ रहे हैं और सब पेड़ काटना स्टार्ट कर चुका है। सब आगे करीब 30 से 40 मिनट बीते जा रहा है। सब सोच रहे हैं यार ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। उसके बाद जब 40 मिनट बीत जाता है तब अब्राहम लिंकन एक बार कुल्हाड़ी उठाते हैं एंड धाई दबा से कट मारते हैं एंड पेड़ धराशायी। एंड कॉम्पिटिशन कौन जीत गया? अब्राहम लिंकन। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर आपके पास समय है देन शार्पेन योर एक्स, शार्पेन योर एक्स, AXE वाला एक्स, नॉट EX वाला एक्स, उसको शार्पेन नहीं करना है। आपके पास अगर समय है तो अपना कुल्हाड़ी बजाओ, और ये है आपके कुल्हाड़ी है बेस। ये सारे चैप्टर, ये सारी फिजिक्स का लैंग्वेज आप गेन कर रहे हो, ये आपका बेस है। ये बेस अगर मजबूत रहा तो कंपटीशन आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे साथ अपना एक्स को शार्पन कीजिए। बाकी तो आप जानते हैं, हाउ कैन यू शो योर लव टुवर्ड मी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लंदर फॉर द सिक ऑफ शिकायत करिए। नहीं करना है करिए, मत करिए, डजेंट मैटर। अब मेरा जो मैंने कमिटमेंट करा है वो मैं फुलफिल करूँगा। आई विल बी रेगुलर ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑलवेज। मैं अपना काम करूँगा, क्योंकि इससे मेरे को अपने अंदर एक डिसिप्लिन फीलिंग आएगी। इससे मेरे और जो फील्ड्स हैं उसमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ओके, बाय बाय, सी यू, सायोनारा, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।